नमस्कार। मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी में सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर नितिन गडकरी अप्रत्यक्ष तौर पर कई बार प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा मजाक यह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। तो इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, अरविंद केजरीवाल ने सदन में खड़े होकर यह बात कह दी है कि आरएसएस के बड़े नेता ने उनको यह बताया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन मोदी छोड़ नहीं रहे, गद्दी जकड़े बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक बात तो तय है कि इस बारे में मैं अरविंद केजरीवाल को झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के संघ के साथ बहुत अच्छे संबंध है। अन्ना का आंदोलन ये संघ के बैकिंग से हुआ था और अन्ना के आंदोलन की प्लानिंग संघ के साथ मिलकर ही अरविंद केजरीवाल ने की थी। अन्ना को केजरीवाल जी के साथ संघ ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो संघ का तो एक रोल है, लेकिन संघ को यह पता नहीं था कि जिस यूपीए सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए जो प्रयास अरविंद केजरीवाल देश हित में कर रहे हैं, वो बेसिकली एक दिखावा है। उनकी मनीषा एक राजनीतिक दल की स्थापना की है, वो बाद में सामने आ गई। अभी वर्तमान में वो इंडिया गठबंधन के साथ है। संघ की बात एक तो मैं प्रज्ञा जी आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता सकता हूं, संघ कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिसमें इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। अभी ज्यादा खींचने का मतलब है, हो सकता है यदि पार्टी कल स्प्लिट हो जाए तो इसका पूरा इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। संघ की दूसरी खासियत यह है कि संघ कभी भी जल्दीबाजी में नहीं रहता। कल संघ बिल्कुल अपनी मनीषा, अपने गोल को बहुत ही स्लो कछुए के स्पीड से काम करता है। यह बात तय है कि केरल में जो प्रतिनिधि सभा हुई और उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई, बीजेपी वालों को अच्छी लताड़ भी पड़ी। उसके बाद अध्यक्ष पद की नियुक्ति होनी थी जी। संघ चाहता है कि देखिए, यदि भारतीय राजनीति को आप स्टडी करेंगे तो हमारे यहाँ दो राष्ट्रीय पार्टियां, मैं मानता हूं कि दो तीन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसमें भाजपा और लेफ्ट ये कैडर बेस्ड पार्टी है जी। कांग्रेस ये चुनावी पार्टी है। चुनाव आते थे सारे कांग्रेस वर्कर इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर कांग्रेस के लिए काम करते हैं, और चुनाव खत्म हो जाने के बाद फुल टाइमर वगैरह ऐसा कोई कांग्रेस में होता नहीं। कांग्रेस ये जनमानस की खड़ी की हुई पार्टी है अपन माने, लेकिन संघ के स्वयंसेवक शाखा से जिसका जन्म हुआ वो भाजपा है। तो भाजपा में कैडर बेस्ड पार्टी है। कोई भी कैडर बेस्ड पार्टी कभी भी सत्ता से नीचे नहीं रहती। जब लेफ्ट सत्ता में थी, जब बंगाल में थी या जब केरल में है, तो वहां मुख्यमंत्री अपने जगह पे है, लेकिन वहां संगठन मुख्यमंत्री को चलाता है जी। संगठन ही अंतिम शब्द है। भाजपा में भी अटल जी की, अडवाणी जी की जब सरकार थी तो संगठन हावी था। यस, संगठन बात मनवाता था। 2014 के बाद बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। सत्ता और संगठन दोनों पे इन दो गुजरातियों ने पकड़ कर ली। अभी तो वर्तमान में सिर्फ एक ही गुजराती है, अमित शाह जी, जिनकी पकड़ सत्ता और संगठन दोनों पे। और नड्डा से ये भी बुलवा लिया कि अब उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं। ये यहां तक आ गई कि बीजेपी का अध्यक्ष ये कहे कि अब संघ की जरूरत नहीं है। ये बुलवाया गया क्योंकि आपके पास सब रबर स्टैंप है। 2014 के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 3 नामों पर विचार चल रहा है। आरएसएस 3 नामों पर विचार कर रही है। पहली है वसुंधरा राजे, जिनको गुजरात लॉबी ने बर्फ में लगा दिया था। दूसरे शिवराज सिंह चौहान, जिनको गुजरात लॉबी ने ठिकाने लगा दिया। और तीसरे हैं संजय विनायक जोशी, जिनको गुजरात लॉबी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो कुल मिलाकर सर तीनों नाम गुजरात लॉबी के दुश्मन है। नहीं, मेरी जो सूचना है से वो ये है कि उन्होंने कोई नाम फ्लोट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप एक नाम बताइए, पहला चॉइस हम आपको देते हैं, आप एक नाम बताइए जो संगठन को चलाए। यानी मोदी शाह से बात पूछी गई। हाँ, इन्होंने जो नाम दिए वो सारे रबर स्टैम्प थे। इनको चाहिए
संघ ने सारे रिजेक्ट किए। अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही संघ को बोलने के लिए कि आप अपॉइंट कीजिए। तो ओके। अभी संघ इंतजार कर रहा है इन 4 राज्यों के नतीजों का। 4 राज्यों के नतीजे में बीजेपी चारों राज्यों में हारती है या मेजोरिटी राज्यों में हारती है तो संघ फिर कड़ा निर्णय लेगा। संघ के पास क्या है ऑप्शंस? जी। संघ के पास एक माइल्ड ऑप्शन है। माइल्ड ऑप्शन इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आप मना नहीं कर पाएंगे, मतलब दोनों तरफ से। पहला, वसुंधरा राजे, आपने बिल्कुल सही नाम, पहली महिला अध्यक्ष भी होगी। वसुंधरा जी संघ की भी सुनेगी, लेकिन वसुंधरा जी सत्ता के सामने नतमस्तक नहीं होगी। जो शिवराज जी का नाम आपने लिया वो एक जमाने में था, लेकिन वर्तमान में शिवराज जी ने जो अब मोदी चालीसा पढ़ना शुरू कर दी, उससे संघ बहुत हतोत्साहित हुआ। हो सकता है शिवराज जी के समय, मुख्यमंत्री के समय, कुछ अकूट संपत्ति का निर्माण किया हो जिसकी वजह से ईडी सीबीआई का डर है, इसलिए वो जयकारा लगा रहे हैं। संघ ने 2 बार, क्योंकि संघ के संविधान में ऐसा संशोधन किया था इस भाजपा के संविधान में कि 2 बार अध्यक्ष एक आदमी बन सकता है। तो संघ ने यह बात गडकरी जी को भी पूछी, लेकिन गडकरी जी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो गंदगी साफ करने को तैयार नहीं है जो गंदगी पड़ी हुई है। उसके बाद संघ कुछ एक लॉबी है जो प्रयास कर रही है कि राजनाथ जी बने, लेकिन राजनाथ जी ने ये बोल के कि मोदी जी 2029 में भी भारत के बीजेपी का नेतृत्व करेंगे, उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। जो विश्वास संघ पे था वो मोदी के हर डिसीजन में यस-मैन बनके कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी ने अपना विरोध प्रकट कर दी, अपनी जगह बर्बाद कर दी। गडकरी ने मोदी जी का विरोध करके या कई जगह अपने स्पष्टतावादी की वजह से बहुत कुछ खोया है। जिस आदमी के पास 3-3 मंत्रालय थे उसके पास 1 मंत्रालय है। उस आदमी के मंत्रालय में सेक्रेटरी या एनएचए का चेयरमैन ऐसा नियुक्त किया जाता है जो मंत्री के आदेश की अवहेलना करता है। जब गडकरी लड़ते हैं तो उनको हराने का प्रयास किया जाता है। गडकरी का टिकट सबसे आखिरी में अनाउंस किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए कि गडकरी अपने विचार प्रकट रूप से रखते हैं। और गडकरी ऐसे है कि जो संघ ने यदि कल कहा उनको कि आप राजनीति छोड़ दीजिए तो छोड़ देंगे, और संघ ने कहा कि आप ये शब्द कहे तो वो शब्द कहेंगे। तो गडकरी के बोलने के पीछे, यदि मैं कहूं गडकरी कुछ भी बोलते हैं या जो भी बोलते हैं उसमें संघ का एंडोर्समेंट है, ये आप मान के चलते हैं। तो गडकरी ने ये बात कही, सर 1 मिनट, गडकरी ने ये बात कही कि चौथी बार बीजेपी की सरकार नहीं आ रही तो हम गडकरी की बात ना मान करके संघ की बात माने? नहीं, संघ ने तो पहले भी कहा था कि ऐसी तरह से चलोगे तो सरकार में नहीं आएंगे, पहले भी संघ चालक ने कहा था। एब्सोल्युटली राइट। गडकरी ने जिस अनुशंसा से कहा वो गडकरी ने ये नहीं कहा कि चौथी बार हमारी सरकार नहीं आएगी। गडकरी जी ने कहा क्योंकि वो किसी को सम्मानित करना, सम्मान का कार्यक्रम था। सम्मान जिसको हो रहा था वो सबसे बड़े वेदरकॉक है, वो मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं महाराष्ट्र के जी। जिधर सरकार बदलती है वो अच्छा, वो खुद ही लोकसभा के पटल पे कह चुके हैं कि राहुल जी जब आपकी सरकार थी तो हम आपके साथ थे, अब मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी के साथ रहेंगे, फिर आपकी सरकार आई तो आपके साथ चले जाएंगे। तो रामदास आठवले ऐसी बातें करने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई रामदास आठवले का मैं सम्मान करता हूं और ये बात बता दूं मैं, हमारी सरकार आए ना आए रामदास आठवले फिर मंत्री बनेंगे किसी की भी सरकार, क्योंकि इनसे बढ़िया मौसम वैज्ञानिक कोई नहीं है। ये उन्होंने उस संख्या में कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कैटेगरिकली कह रहा हूं कि चौथी बार हमारी सरकार नहीं आएगी। गडकरी को जिस दिन बोलना होगा गडकरी ये भी बोलेंगे नहीं आएगी। गडकरी ने कई बार कहा कि बाहर के लोग जो पार्टी में आते हैं अंदर के लोग क्या करेंगे, ये लोग गडकरी ने बिल्कुल नागपुर के अपने मीटिंग में कहा। उन्होंने बावनकुळे को कहा कि बावनकुळे आप कहां जाओगे, जब बाहर के लोगों को इतना अंदर ला रहे हो तो आप स्वयं कहां जाओगे। तो ये जो स्पष्टतावादी है उनकी है। गडकरी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मीडिया बना रहा है। गडकरी मैं नहीं जानता, मतलब मैं ये भी नहीं मानता कि गडकरी को बनना नहीं है। देखिए प्रज्ञा जी, कल मुझे और आपको भी कोई पूछे प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे भाई, सबको बनना होता है, सबको लगता है कि प्रमोशन करे, अच्छी जगह पहुंचे।
सबके मन में है कि एक मैं देश का भला करूं। अब जैसे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मेरे भी 2 उद्योगपति होंगे, वो देश होंगे। जी, बिल्कुल तो सही आप बात है। बनेंगे तो आपके 2 उद्योगपति होंगे, वो देश होंगे। तो कई हुँ, एक मजाक का विषय है, लेकिन कुल मिला के हर एक की अभिलाषा होती है राजनीति में जो आते हैं तो वो हुँ। सर्वोच्च पद पे। गडकरी अध्यक्ष रह चुके हैं, गडकरी एक सफल मंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। तो गडकरी का अध्यक्ष पद जब था तब भी उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए। तो कुल मिलाकर और अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी राजनीतिक दलों में गडकरी की एक रिलेशन है। जी। गडकरी एक कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं कई लोगों के। हुँ, गडकरी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये एनडीए का प्रारूप भी बदल सकता है। कई इंडिया हुँ, गठबंधन के लोग भी एनडीए में आ सकते हैं, ऐसी भी स्थिति है। हुँ, तो कुल मिलाकर अभी वेट एंड वॉच है। और यदि दोनों गुजराती अपने मनमानी करने पे तुल गए हुँ। कि नहीं हम इसी को बनाएंगे और यही है हमारा और कल हम तो सर ये विनोद भी तो तावड़े को ही सवाल है कि बनाएंगे, या तो चलेगी फिर किसकी? संघ ऐसे की या में फिर मोदी शाह की? संघ चलेगा, संघ का वीटो चलेगा। हुँ, फिर हुँ, जब ये मानेंगे नहीं तो संघ यदि जोशी को ले आए, संजय जोशी को, हुँ, हुँ। तो फिर क्या करोगे? यस, सवाल भी क्योंकि सर यही है। संजय जोशी सत्ता के दरबार में नृत्य करने वाले इंसान नहीं। हुँ, संजय जोशी को संगठन का जबरदस्त अनुभव है। हुँ, संजय जोशी किसी षड्यंत्र का शिकार किए गए, वो षड्यंत्र कहां पनपा ये भी सबको मालूम। बिल्कुल। उसके हुँ, बाद संजय जोशी ने बीजेपी छोड़ी नहीं। संजय हुँ, जोशी किसी भी पद पे नहीं रहते हुए रोज यदि 700-800 लोग उनको मिलने आते हैं और जिस शहर में जाते हैं वहां एक हुजूम आता है उनको लेने, इसके मायने हैं कि तो जिनकी सर उनके साथ लड़ाई है उसके हुँ, बावजूद भी लोग उनका साथ देने को तैयार है, तो उनकी वजूद है। बिल्कुल। सर लेकिन अगर हम संजय जोशी भी वही करेंगे जो संघ चाहेगा। सर एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर संजय जोशी या फिर वसुंधरा राजे या फिर शिवराज सिंह चौहान में से कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो फिर देखिए गुजरात वादी का भविष्य क्या देखते हैं आप? शिवराज सिंह चौहान तो मैं रूल आउट ही करता हूं, संघ ने रूल चलिए आउट रूल किया है। आउट। ठीक है, रूल आउट। ऐसे अगर इन में दोनों में यदि से कोई हुँ, इन दोनों में से मतलब वसुंधरा भी है, एक दो नाम और भी है, समय आने पे वो भी मैं आप ही के यही बताऊंगा। हुँ। तो वो गुजरात यदि लॉबी का आते हैं, भविष्य जानना चाहूंगी, क्या हो सकता है? यदि इनमें से कोई भी अध्यक्ष अपने चॉइस का अध्यक्ष नहीं आने पे इनके पास इस्तीफा देने के सिवा कोई कारण नहीं। हुँ, फिर मुख्यमंत्री बदलेंगे सारे राज्यों के। फिर अध्यक्ष पार्टी जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री होगा, ना कि प्रधानमंत्री कार्यालय। हुँ, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी बनाएगी, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बनाएगा। फिर पार्लियामेंट्री संसदीय दल की बैठक के बगैर नेता नहीं चुना जाएगा। संसदीय दल अहम होगा, उनकी बैठक हुँ, होगी, वो नेता चुनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। यूं ही नहीं एनडीए का संसदीय दल कोई नाम ही, इंडिया का संसदीय नाम का कोई चीज होता ही नहीं। हुँ, फिर पार्टी का वजूद बढ़ेगा, पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष तय, मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के घर जाएगा मिलने, क्योंकि बगैर संगठन को साथ मतलब सत्ता संगठन की वजह से आती है, तो सत्ता को संगठन के पीछे रह के काम करना होगा, संगठन के नेतृत्व में काम करना होगा, जो भाजपा का पहला कैरेक्टर रहा है। हुँ, वो यदि आपने समाप्त कर दिया, आपने ऐसे रबर स्टैम्प टाइप का ये लाए कि वो हर टाइम पे झुक झुक के प्रणाम करे, क्योंकि जैसा पार्लियामेंट के प्रांगण में स्पीकर सबसे बड़ा होता है, प्रधानमंत्री को भी उनके सामने झुकना पड़ता है, वैसा संगठन में जब पार्टी कार्यालय में आते हैं तो प्रधानमंत्री को झुक के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करना चाहिए। यहां यही बुके लेके खड़े हो जाते हैं चपरासी जैसे। हुँ, तो ये संघ को बदलाव क्योंकि देखिए सत्ता आती है जाती है प्रज्ञा जी, संगठन बनाना बहुत मुश्किल काम है। संघ ने पिछले 70 साल से लगातार मेहनत करके संगठन को इस ताकत से बनाया था कि देश में प्रधानमंत्री अपने बलबूते पे बीजेपी बना के लाई। हुँ, वही संगठन यदि कांग्रेसी हो गया, उसी संगठन में लिपापोती करने वाले दलाल टाइप के लोग, पावर ब्रोकर्स घुस गए, तो फिर संगठन नहीं रहता। फिर संघ हुँ, को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि संघ कोई सत्ता के लिए ही संघ नहीं बना है। संघ एक उद्देश्य से बना है, आगे पीछे उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, यहाँ को हुँ, बहुत कुछ करना है, और वो लंबी लड़ाई है। उस लंबी लड़ाई के लिए संगठन जरूरी है।
और 2014 के बाद तो संगठन मरना पाए स्थिति में पहुंच गया। इसलिए जी। हो सकता है कोई युवा युवा तेज तर्रार नेता आ जाए, संघ भेजे किसी को अध्यक्ष बना के, और वो आते ही सबसे पहले कहे कि ये मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, बाकी मुख्यमंत्री ने अपॉइंट करो, गृह मंत्री अपना काम देखिए, पार्टी का चिंता न करे, पार्टी सक्षम है, आप अपना काम यस। कीजिए। आज हो क्या रहा है महाराष्ट्र में, हर जगह किसी ने मुझे पूछा, एक पत्रकार ने, अमित शाह पूरे महाराष्ट्र में आके किस हैसियत से ये सब कर रहे हैं? क्या वो पार्टी प्रेसिडेंट है? नहीं। यस। पार्टी के कोई पदाधिकारी है? नहीं। क्या वो महाराष्ट्र के इंचार्ज है? नहीं। फिर किस अधिकार से? मैंने बोला भाई वो सर्वे सर्वा है, वो क्या अधिकार देंगे? कल किसी संपादक को पूछोगे किस अधिकार से संपादक ये लिखा, अरे वो संपादक है, उसका अधिकार है। तो पार्टी में अभी संगठन और सत्ता में जो सर्वोच्च स्थान पे बैठे हैं वो अमित शाह है। तो वही अजित पवार से बात करेंगे, वही कार्यकर्ताओं को डांटेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है जो वर्किंग अभी है? वो नहीं है। लेकिन सर एक जनरल संयोग, सेक्रेटरी इंचार्ज कहाँ है? कुछ दिखाई नहीं देता। अशोक सर ये संयोग, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया, मैं ये पूछने ही वाली थी, आपने मेरे मुंह से छीन लिया सर ये सवाल। एक ये संयोग कैसा है कि महाराष्ट्र 2 दिन के दौरे पर रहते हैं अमित शाह और उसके बाद फूट पड़ जाती है, अजित पवार नाराज हैं, कह रहे हैं कि वो सीएम बनना चाहते हैं लेकिन गाड़ी जो है वो डिप्टी सीएम पे आकर अटकी जा रही है। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में उन्होंने कहा ये बात। अभी नहीं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक विधायक वाले लोग भी कहेंगे कि भैया सीएम बनना है, ये क्या है सर? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अजित पवार बैगेज हो गए, ये सबको बताया जी। अब इस बैगेज को उतारना कैसे, वो भी मुश्किल हो रही है। बीजेपी की हालत सबसे बुरी स्थिति में बीजेपी आज महाराष्ट्र में भयावह डाउन स्कोर है। लोकसभा के नतीजे रिपीट होंगे तो आश्चर्य नहीं होगा, इतनी बुरी स्थिति में है। अब ऐसे में जब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, जब किसी ने पूछा कि भाई सारे लोग बीजेपी के नेता संघ वाले सब कह रहे हैं अजित पवार को लिया क्यों, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मतलब वो इतना हास्यास्पद है। शायद प्रज्ञा जी देवेंद्र फडणवीस समझते हैं कि जब अकल बट रही थी तो सिर्फ वही कटोरा लेके गए थे, बाकी सब छलनी लेके गए थे। उनने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि राजनीति में कई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आपके मन के विरुद्ध है, मन मार के करना पड़ता है, आप जो नहीं चाहते वो भी करना पड़ता है। अजित पवार का निर्णय वो था। तो मैंने कल मराठी में बोलते हुए उसको एक शब्द प्रयोग दिया, नकोशी जी। पश्चिम महाराष्ट्र में सातारा कुछ ऐसे 1-2 जिले हैं जहां घर में 2 लड़कियां हैं और प्रयास करती कि अब तीसरा लड़का हो जाए, उसके जगह लड़की ही पैदा होती है। तो जो तीसरी लड़की होती है उसका नाम ही नहीं रखते हो, अनचाही बेटी होती है वो, तो उसको मराठी में नकोशी कहते हैं, अनचाही को। तो उसका नाम ही नकोशी रख देता है और वो लड़की पूरे टाइम परिवार में निग्लेक्ट होती है। यदि घर में त्योहार है तो 2 लड़कियों के लिए कपड़े आएंगे, ये तो नकोशी है, इसके लिए क्या करना। तो एक संगठन ने इन नकोशी लड़कियों को फिर से इज्जत देने के लिए एक बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट चलाया। तब ये नकोशी पता पड़ा एक गांव में 100 नकोशी है, हर एक का नाम नकोशी। तो मैंने बोला अजित पवार नकोशी थे, मतलब अजित पवार के मुंह पे बोल दिया कि भैया मन मार के तेरे को लिया था हमने, तेरी जरूरत ही नहीं थी हमको। इससे ज्यादा बेइज्जती किसकी हो नहीं सकती। दूसरी बात उन्होंने कही, वो ये दोनों राजनीतिक नेताओं के मुंह पे तमाचा है। उन्होंने कहा कि ये दोनों नई पार्टियां थी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की जी, और पहला चुनाव था लोकसभा का, तो उनके मतदाता वो ठीक से साध नहीं पाए। अब सवाल यह है कि ओरिजिनल एनसीपी कौन? अजित पवार। सिंबल नाम किसके पास है? अजित पवार के पास है। ओरिजिनल शिवसेना कौन? एकनाथ शिंदे, जिसके पास सिंबल भी है, जिसके पास नाम भी है, और देवेंद्र उनको नई पार्टी बोलते हैं। ये दोनों अपने आप को पुरानी पार्टी बोलते हैं। पहले तय तो करें। फिर मैंने एक सवाल मेरे मन में आया कि चलो ये नए लोग थे, इनके मतदार ढंग से साध नहीं पाए,
तो आपको वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए। जी। लेकिन आपकी तो पुरानी पार्टी थी, आपके वोट इन दोनों को क्यों ट्रांसफर नहीं हो पाए? क्यों अजित पवार के उम्मीदवार सारे हार गए? हम्म। क्यों सबसे ज्यादा उम्मीदवार एकनाथ शिंदे के हार गए? जी। क्या कारण है? ये सब बताने के कारण है देवेंद्र फडणवीस अपने ऊपर अपना किया हुआ पाप जो है उस ऊपर चद्दर डालने का प्रयास करते हैं। बेसिकली नहीं महाराष्ट्र तो में ये समझा गद्दारी जाए कि को जगह नहीं है, जी। गद्दारी को जगह नहीं। अजीत छत्रपति पवार शिवाजी कभी भी महाराज से लेके आज मायावती तक से अलग हो सकते हैं। नहीं, कहा जाएंगे कहा? देखिए उनकी दुर्भाग्य है उनका, ईस्ट स्ट्रेचर का नेता। मतलब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मैं महाराष्ट्र में शरद पवार के बाद सबसे अच्छा मतलब टाइट एडमिनिस्ट्रेटर मैं अजित पवार को मानता हूं कि अधिकारी के पैर लटपटाए जिसके सामने, वो कमांडिंग। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो बर्बाद हो गया। आज वापस शरद पवार के पास जा नहीं सकते। इंडिया गठबंधन में जगह नहीं है। इंडिया गठबंधन में रोज बेइज्जती हो रहे हैं। थर्ड फ्रंट में कोई है नहीं। क्या राज ठाकरे के साथ जाओगे जिसका एक एमएलए नहीं? क्या आप प्रकाश आंबेडकर के पास जाओगे जहां कुछ भी नहीं? किसके साथ जाओगे आप? सवाल वो है। तो सवाल इतना ही है कि आईसीयू में पेशेंट है, लाइफ सपोर्ट निकल जाएगा तो डॉक्टर बोलेंगे आप लेके जाओ। यस। तो लाइफ सपोर्ट सर पे है अजित पवार की पार्टी। अभी ये विधानसभा चुनाव के बाद नतीजे तय करेंगे ये सिस्टम लगा रहेगा या फिर हॉस्पिटल से छुट्टी मिलेगी। अशोक सर, आखिरी सवाल ये है, समय हो गया है हालांकि, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में तब से घूम रहा है। अरविंद केजरीवाल जब विधानसभा में खड़े होकर ये बात कह रहे थे कि आरएसएस के एक बड़े नेता ने उन्हें बताया है कि मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है, उस वक्त बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेताओं को विरोध करना चाहिए था, लेकिन बड़ा सन्नाटा पसरा रहा। क्या ये कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता भी चाहते हैं कि भैया साहेब की विदाई हो जाए? देखिए प्रज्ञा जी, अरविंद केजरीवाल ने अर्धसत्य कहा। जी। अर्धसत्य ये कहा कि जरूर अल्टीमेटम दिया है कि आप अब विद रिस्पेक्ट आप जाइए और आपकी इज्जत बनी रहे, ये संघ ने प्रॉमिस किया। लेकिन 75 साल के क्लास के ऊपर किया, ये सत्य नहीं है, क्योंकि 75 साल का ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। आडवाणी जी को घर बिठाना ये संघ का एजेंडा था जी। मोदी उसमें इंस्ट्रूमेंटल थे। उसके बाद मोदी आने के बाद मोदी संघ के हाथ से निकल गए। बाद में बाकियों को मोदी जी ने उन्हीं तर्ज पे घर बिठाया। फिर सुमित्रा महाजन जी हो या फिर जोशी जी हो, सिन्हा जी हो या येदुरप्पा हो, ये इन्होंने किया। तो संघ ने जरूर अल्टीमेटम दिया होगा, जो चर्चाएं आ रही है। मेरे भी सूत्रों ने मुझे तो इतना सन्नाटा किया है। बीजेपी में क्यों सर? विरोध करना चाहिए था केजरीवाल की बात का, कागज वागज अब की वो आपने गोले ये बना सवाल बना के पूछ के फेंकने मुझे चाहिए थे। शोले पिक्चर की याद दिला दी। जब एके हंगल एक मुस्लिम कैरेक्टर के रूप में जब आते हैं जी। तो पूरा गांव इकट्ठा होता है और सामने अहमद जो सचिन ने रोल किया था, उसकी हत्या होकर उसका घोड़े पे लाश शव आता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है कि इस बाबा को क्या कहें, अकेला बेटा वो भी चला जाता है। तब वो पूछते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। अब आपने मुझे सन्नाटा पूछा, अब इस घोड़े पे किसकी लाश है ये मत पूछिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। तो अरविंद केजरीवाल ने ये बात कह करके सनसनी तो ला ही दी है। अब आगे फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।